Have a nice day. Today we are going to learn a story, A Piece of Peace. आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है ए पीस ऑफ पीस। ए पीस ऑफ पीस। पीस का अर्थ होता है टुकड़ा और ये पीस का अर्थ होता है शांति, यानी कि शांति का टुकड़ा। ये जो है ए पीस ऑफ पीस आपका अंटार्कटिका को ए लैंड ऑफ पीस, ए कॉन्टिनेंट ऑफ पीस इसको कहा जाता है। यह स्टोरी जो है, दिस इज ए स्टोरी, यह स्टोरी जो है वो जर्नी से है, डिस्कवरी से है, जिसमें हम यात्रा करते हैं और उस यात्रा का जब हम वर्णन करते हैं उसी से संबंधित इस पाठ में, इस लेसन में हमें पढ़ना है शांति का टुकड़ा। शांति का टुकड़ा किसके लिए आया है? अंटार्कटिका के लिए आया है। और यह स्टोरी जो है वो राश नगर बुक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राश नगर के बुक से लिया गया है। चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ओवर 200 million years ago, Antarctica was joined with Australia, Africa, South America, India and New Zealand in the supercontinent called Gondwana. आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर्स पहले जो था वह साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो है ये एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम सुपर कंटिनेंट यानी कि जब हमारा पृथ्वी इस रूप में नहीं था तो उस समय हमारा पृथ्वी का आकार कैसा था? गोल था, जिसे हम कहते हैं गोल। लेकिन ज्योग्राफी लैंग्वेज में उसको हम जियोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोड। जैसे आप लोग संतरा देखे होंगे, संतरा को देखोगे तो बीच का पोर्शन कैसा होता है? संतरा ऐसे होता है ना, ऐसा करके, ठीक है? और लेकिन फुटबॉल के तरह हमारा पृथ्वी गोल नहीं है, हमारा पृथ्वी कैसा है? जियोड है। तो उस समय 200 मिलियन ईयर्स पहले आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सब एक साथ थे। क्या थे? जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसको हम गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना। गोंडवाना मीन्स क्या हुआ? उस समय सुपर कॉन्टिनेंट का और एक अर्थ होता है जिसमें पूरी भूमि का 75% लैंड जो है एक साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। यानी कि 75% भूमि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो 200 मिलियन ईयर्स पहले, और न्यूजीलैंड भी इससे क्या था? जुड़ा हुआ था। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अप एंड प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट। आप अगर आपके क्लास में ज्योग्राफी में वैगनर का दिया है, वैगनर ऐसे भूगोल वेता थे जिसने क्या किया था? वर्णन किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के संबंध में, पृथ्वी एक दूसरे से कैसे अलग हुआ, अलग हो करके कहीं नॉर्थ अमेरिका, कहीं साउथ अमेरिका, कहीं अफ्रीका, कहीं यूरोप, कहीं एशिया, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं अंटार्कटिका, कहीं न्यूजीलैंड। बहुत साल पहले, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स पहले, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भूखंड थे, लैंड मास थे। और ये जो है
प्रेजेंट कॉन्टिनेंट बिगन टू फॉर्म। आज जो आपको ये पृथ्वी का रूप दिखाई देता है, यह 200 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का ऐसा रूप नहीं था। This resulted in the opening of Drake Passage after making its final detachment from the Australian continent about 40 million years ago। आज से 40 मिलियन पहले, million years ago, Antarctica settled into its present polar position and began to cool dramatically। और आज आपको देखिए, आप देखते हैं अंटार्कटिका जो है ग्लोब में सबसे नीचे है, यानी क्या है, ग्लोब है ये ग्लोब के बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है। इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है, और ये अंटार्कटिका सबसे नीचे है। आज यहाँ लाइफ नहीं है, लाइफलेस है, ये क्या है, लाइफलेस है। लेकिन देखो तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आबादी है, पॉपुलेशन है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, इंडिया में है। इसके पीछे का कारण यही था, 40 मिलियन ईयर्स पहले ये धीरे धीरे इससे अलग होना चालू हुआ, और ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ, साउथ हेमिस्फीयर की तरफ चलने लगा, और धीरे धीरे ये पोलर रीजन हो गया। पोलर रीजन से तात्पर्य यह है जहां वर्ष भर बर्फ से वो ढका हुआ रहता है। पोलर बियर का नाम जो भालू, ऐसा भालू जो कि ठंडे मुल्कों में, टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, आप लोग टुंड्रा का पढ़े होंगे। और ड्रामेटिकली, और यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यह लैंड जो है पूरे बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको एक पीस ऑफ पीस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आबादी नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी को। ह्यूमन have always been enthusiastic about exploring and discovery. Antarctica seems to be a frozen piece of land with no permanent human settlement, and yet permanent damage is being done to a place which is peacefully beautiful and literally untouched by the human activity. Wonder how। यानी कि प्राचीन समय से ही, जब से आदमी सोचना चालू किया, तब से उसके अंदर एक जिज्ञासा हुआ। जिज्ञासा ये हुआ कि हम क्या करें, पृथ्वी का पता करें, हम एरोप्लेन बनाए, हम क्या नाम है कि ट्रेन बनाए, साइकिल बनाए, मोटर बाइक बनाए, कपड़ा बनाए। तो आदमी की जिज्ञासा जो है वह पृथ्वी को लेकर के बनी रहती है, और आज भी वो क्या है, उसके अंदर ये जिज्ञासा है, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरी। भारत का भी किसी ने पता लगाया था, अमेरिका का भी किसी ने डिस्कवर किया था। आप लोग कोलंबस का नाम सुने होंगे ना, कोलंबस का नाम सुने। भारत में किसने पता लगाया था, हाँ, कोलंबस, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था। उसी तरह परमानेंट ह्यूमन, यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटल नहीं, यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, मानव यहाँ निवास नहीं करता है। परमानेंट डॉन पीसफुली ब्यूटीफुल एंड लिटरली अनटच। यह जगह कैसा है, पीसफुल है, शांति है, चारों तरफ शांति है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ का चादर ओढ़े हुए है, ब्यूटीफुल, सुंदर है। लिटरली अनटच, लिटरली जब यहाँ पर आदमी पहुंचेगा ही नहीं तो इसका वर्णन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसके संबंध में उसको जानकारी ही नहीं है। लिटरली अनटच है, यानी कि यहाँ आदमी पहुंचा होता तो इसके संबंध में लिखा होता। ह्यूमन एक्टिविटी, और यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। वंडर हाउ। कैप्टन कुक was the first person to cross the Antarctic Ocean। और कैप्टन कुक नाम का व्यक्ति जो था, फर्स्ट पर्सन था जो कि क्रॉस किया इसको, अंटार्कटिक सर्किल को। कुक्स एक्सपीडिशन सेल्ड 109, यानी कि कैप्टन कुक ने अपने जीवन में 109 बार जहाज से
क्या किया था, जहाज माने पानी जहाज से समुद्र में उतर करके डिस्कवरी किया था, पता लगाया था। तो ये 109 टाइम्स में ये भी एक टाइम्स था जब ये यहाँ पहुंचे थे, यानी कि जब ये इनका 109 यात्रा थी, उसमें से 500 किलोमीटर पेनिट्रेटेड फार्दर साउदर्न एंड एनी वन बिफोर। पहली बार कैप्टन कुक जो है वो 500 किलोमीटर क्या नाम है अंटार्कटिका के अंदर प्रवेश किए। पेनिट्रेटेड मतलब होता है एंट्री करना, फार्दर साउथ एंड एनीवेयर। डिस्पाइट दिस हिज फर्स्ट रिमार्केबल circumnavigation of Antarctica in 1773, यानी कि 1773 में लूजिंग ए सिंगल क्रू मेंबर, यानी कि 1773 में कैप्टन कुक जो है अंटार्कटिका में आए और इनका सबसे बड़ा सौभाग्य था उसमें से एक भी स्क्रू मेंबर, यानी जब जहाज चलता है तो अपने साथ वो बहुत सारे क्रू मेंबर को लेकर के चलते हैं। जब वो वहां पहुंचे और पहुंच करके रिटर्न हुए तब तक एक भी वहां पर लोग का मृत्यु नहीं हुआ। कुक फेल्ड टू फाइंड द साउदर्न कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। कुक सिंपली हैड पुअर लक, और इसको जो है कैप्टन कुक जो है पुअर लक कहते हैं, दुर्भाग्य कहते हैं कि मैं वहां तक पहुंचा और वहां नहीं जा पाया, उस चीज का पता नहीं लगा पाया। सिंपली एट अपॉन लिविंग द फ्रोजन साउदर्न सी फॉर द लास्ट टाइम कुक रॉट, और जब यहां से वो रिटर्न हुए, जब वो अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद से उसने जो जो देखा उसको क्या किया, रॉट किया, लिखा। क्या लिखा? थिक फॉक्स, यानी कि पूरा। थिक फॉग माने क्या होता है आपका, ये ठंडी में हम लोग के यहाँ क्या करता है, फॉग पड़ता है ना, कुहासा। तो वहां का कुहासा एकदम ठीक था, विजिबिलिटी नहीं थी, हम लोग देख नहीं सकते हैं। स्नो स्टॉर्म, सर वहां तूफान की आधी चलता है, जो स्टॉर्म चलता है उसके साथ क्या का, स्नो का स्टॉर्म चलता है। स्नो माने होता है बर्फ का, यानी कुहासा का स्टॉर्म चलता है, वो भी 200-300 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। कोल्ड एंड एवरी अदर थिंग दैट कैन बी रेंडर नेविगेशन डेंजरस, और यहाँ अंटार्कटिका पर जा करके वहां खोज करना यह बहुत ही खतरनाक काम है, डेंजरस वर्क टू नेविगेशन। नो वन हैज टू इनकाउंटर दिस डिफिकल्टीज आर ग्रेटली हाईलाइटेड बाय द inexpressible horrible aspect of the country doomed by nature. Continent Antarctica continent is a doomed continent. It is called doomed by nature. यानी कि डूम का अर्थ होता है वो सभी नेगेटिविटी, यहाँ पर आदमी निवास अगर करना चाहता है, वहां पर आदमी को निवास करने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है वहां पर नेचर प्रोवाइड नहीं करता है। एकदम एक्सट्रीमली ठंडा, इतना ठंडा कि सरवाइव करना मुश्किल। वहां जीव जंतु है ये नहीं है, प्लांट है ये नहीं है। आदमी को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको फूड चाहिए, जो कि यहाँ नहीं। और इतनी ठंडी, वहां स्टॉर्म भी चलता है तो इतना खतरनाक है कि बर्फ का आपका कुहासा का जब चलता है तो वहां सरवाइव करना मुश्किल है, इसीलिए इसको डूम्ड बाय नेचर कहा जाता है। नेवर वांट्स टू फील द वार्मथ ऑफ द सन रेज, और यह अंटार्कटिका में ऐसे जगह है जहां पर सूरज की प्रकाश पहुंच ही नहीं पाती है। सोचो जहां नहीं पहुंच पाती है वहां का टेम्परेचर क्या होगा, वहां क्या प्लांट्स होंगे। प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के लिए चाहिए ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब वहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, प्लांट्स होगा नहीं होगा। जब प्लांट्स नहीं होगा तो ह्यूमन पॉपुलेशन होगा नहीं होगा, पॉपुलेशन सेटल्ड वहां सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है। अदर एक्सप्लोरर्स है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दोज हु हैव सेट फुट ऑन द फ्रोजन कॉन्टिनेंट हैव बीन एवे इंस्पायर्ड बाय इट्स ब्यूटी एंड ट्रांसक्विलिटी। ट्रांसक्विलिटी, ब्यूटी ऑफ ट्रांसक्विलिटी, यहाँ की जो सुंदरता है वो स्टिलनेस है, वर्ष भर एक ही तरह का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।
नो वन ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीडिशन ऑन आइस, मोहित अग्रवाल ऑफ क्लास 11 डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ टाइम एज ही कॉल्स इट। और वहां एक टूर गया, उस टूर में आपका मोहित अग्रवाल नाम का लड़का जो क्लास 11 का स्टूडेंट था, उसने जो एक्सपीरियंस किया, जो वहां पहुंचने के बाद से अनुभव किया। जैसे आप लोग टूर करते हैं तो कहीं जाते हैं ना, हम लोग किस जगह गए थे टूर में आपका? लुम्बिनी गए थे। तो लुम्बिनी में आप लोग कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे ना, देखे, सुने, समझे, एक्सपीरियंस किए। ठीक उसी तरह मोहित अग्रवाल वहां पहुंचा। वो कितना क्लास का स्टूडेंट था? 11 का। ही रिकॉल्स विथ ग्रेट एक्साइटमेंट हिज वंडरफुल जर्नी टू द एज ऑफ द अर्थ। एज ऑफ द अर्थ, एज ऑफ द अर्थ क्या हो गया? ये ग्लोब है, और ग्लोब के सबसे अंतिम छोर, सबसे अंतिम छोर पर पहुंचने का एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट, एकदम एक्साइटमेंट रहा कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हम एंटार्क्टिका जाएंगे, ये देखेंगे, ये खुशी। There are 16 students and 4 teachers headed by Professor Green. उसमें 16 बच्चे थे, 16 बच्चे थे, 4 टीचर्स थे। हेडेड बाय प्रोफेसर ग्रीन नाम का व्यक्ति उनको नेतृत्व कर रहा था। They reached the white continent in the month of September, a very good month of explore Antarctica. यहाँ अंटार्कटिका जाने के लिए जो मंथ है वो सितंबर मंथ है। इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये क्या है? व्हाइट कॉन्टिनेंट है। इसको मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, आएगा वो बताएंगे इसी में। यानी कि इसको व्हाइट, चारों तरफ सफेद सफेद है, जहां तक देखोगे सफेद सफेद है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। द स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड टू सी numerous seals come to shore and they were horrified to learn that these seals were killed with clubs of rifles। और देखिए, इस दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक जीव है वो है ह्यूमन, हम लोग। इस पृथ्वी पर सभी जीवों को रहने का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, लेकिन हम लोग कैसे हैं? ये शांति इलाका है। लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो क्या किया? यहाँ एक जीव मिलता है, सील। सील नाम की एक जानवर है जो कि पानी के अंदर रहती है, और एक्सट्रीमली ठंडी में भी वो अपने आप को सरवाइव कर लेती है। जब वो लड़के वहां पहुंचे तो क्या देखे? सील को भाला से मारा गया था, कहीं भाला लगा हुआ था, किसी को राइफल से मारा गया था। प्रोफेसर ग्रीन सेड समटाइम दे आर शूट इन द वाटर फ्रॉम बोट्स। और वो पानी में बोट लेकर के जाते हैं, किसी को भाले से मार देते हैं, किसी को राइफल से मार के शिकार करते हैं। 3 out of 5 seals are lost and many seals were wounded। उन लोगों ने जब देखा सील को तो बहुत सारे, मतलब उनको घाव था। यानी कि क्या है, वो जब मार दिया जाए, दवा दारू नहीं होगा तो क्या होगा? घाव हो जाएगा, और वो देखने में क्या लगेंगे? अच्छा नहीं लगेंगे। अच्छा कैसे लगेंगे? आप किसी को मार दे तो वोंडेड हो जाएगा, उसको जख्मी हो जाएगा। 3 out of 5 seals lost, many seals wounded। Shooting seals in the water is the most destructive method of hunting them। और समुद्र के अंदर बोट को ले जा करके और बोट के ऊपर से भाला मारना और राइफल से शूट करना, यह बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव माने क्या होता है? यह हंटिंग यानी शिकार करने की एक तरीका है, और यह बहुत ही खतरनाक है। द प्रोफेसर इंटर द स्टूडेंट विथ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेइंग व्हाइल ट्राइंग टू किल seals often sealers often get beaten and frequently on the finger। the result is very nasty and painful infection। लेकिन जब ये शिकार करते हैं उस दौरान जब आप मारते हैं किसी के ऊपर तो सील जो है हमला करता है। हमला करने के बाद अगर आप लोग के उंगली को काट ले तो अगर वो काट लेता है तो बहुत ही खतरनाक, वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है उस हंटर के लिए। पेनफुल इन्फेक्शन एज द फिंगर गोज सेप्टिक। और वो वहां टिटनेस होने की संभावना, यानी टिटनेस हो जाता है, और टिटनेस होने के बाद से आप लोग जानते हैं पेनफुल इन्फेक्शन फॉलोड बाय द लूज ऑफ यूज ऑफ फिंगर इट विल। और ये क्या करता है? जब वो काट ले तो आपको उंगली को काटना ही पड़ेगा। सेलर्स फिंगर आयरोनिकली नॉट यूज्ड टू पुल द ट्रिगर टू शूट सील्स
The group stood at one place and simply turned around. They simply could not take enough of the beauty of the quite stark white glistening land with no wildlife. The 24-hour daylight was extraordinary experience. और 24 घंटे में उन लोगों को जो चीज दिखाई दिया वो बहुत ही समझने वाली बात थी, अनुभव करने वाली बात थी. Everything seemed to be out of this world. They noticed that even within a short span of time, climate and weather were not predictable. Predictable मतलब होता है जैसे कि सुबह आज सूरज उगा, बादल है, बरसात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शाम होगा, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा चला आएगा, रात हो जाएगा. यहाँ हम अनुभव कर सकते हैं. लेकिन व्हाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका पर कब मौसम में कैसा परिवर्तन हो जाएगा, कब तूफान चलने लगेगा, कब बर्फ गिरने लगेगा, वहां पर इस बात का अनुभव करना असंभव है. What they really did not expect was some often incredibly warm days they got Antarctica and warm. Yes, they experienced first-hand evidence of global warming. Global warming, the warm temperature was softly the snow and melting the glacier. अब देखिए कि हम लोग यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, ये लाइफलेस जगह है. यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन सेटल्ड नहीं है. और यहाँ पर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री से, गाड़ी से, घर से, पुआल जला के जो भी हम पोल्यूटेड करते हैं, यह जान जाइए इस पोल्यूशन यानी पृथ्वी का गर्म अगर होगा तो इसका प्रभाव सीधा सीधी अंटार्कटिका के ऊपर पड़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं. While in course close to the port Lacro, the temperature showed a tropical 13 डिग्री सेल्सियस. वहां पोर्ट लक्रो जो जगह था वहां पर आपका कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर था. मोहित कुड नॉट हेल्प remarking, this is t-shirt and shorts weather. By evening, the group got into the big tent and they hurried to grab their mugs of hot chocolate milk. और जब वो लड़के सब रिटर्न हुए और अपने बड़े बड़े टेंट में एंट्री किए, और टेंट में एंट्री किए, वो तो ठंडा जगह है, ठंडा जगह है तो क्या पियेंगे, वहां ठंडा पानी पियोगे, पानी तो जम जाएगा. तो वहां हॉट क्या है, मतलब गर्म किया हुआ आपका चॉकलेट मिल्क जो है वो लोग लिए. दे वॉन्टेड इफ दे वुड गेट ओनली आइसक्रीम थ्रू आउट देयर स्टे इन अंटार्कटिका with ice and snow blanketing virtually the entire continent. और ये पूरा इंटायर कॉन्टिनेंट जो है वह आइस और स्नो का, बर्फ का चादर से ढका हुआ है. The environmental was believed to be just too harsh and barren to support anything beyond occasional human visitors. यानी कि ये बैरन मतलब होता है वह स्थान जहां पर किसी प्रकार की कोई एग्रीकल्चर नहीं है, वहां सिर्फ क्या है, बैरन है, जमीन खाली है. तो यहाँ जमीन खाली, जमीन के ऊपर क्या है, पूरा बर्फ ही बर्फ है. ठीक, इंटायर कॉन्टिनेंट का इन्वायरमेंट ऐसा ही है. इट वॉज बिलीव दैट अंटार्कटिका वॉज वर्चुअली नो लाइफ. दिस इज अनट्रू. अभी अभी हम कहे हैं कि यहाँ जीवन नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यह बात सही है. लेकिन यह कहना कि यहाँ जीव है, ये नहीं है, यह सही नहीं, गलत बात है. यहाँ पर जीव है. साइंटिस्ट हैव इन रिसेंट ईयर्स, और वैज्ञानिक वहां पहुंचे और रिसर्च की, लर्न दैट व्हाइल द लाइफ माइट नॉट बी विजुएबल, इट इज मोस्टली डेफिनेटली देयर इज इन द स्नो. बर्फ है, बर्फ के नीचे क्या है, आइस के नीचे क्या है, पानी है. इन द आइस द लेक्स वर स्ट्रीम्ड अंडर द आइस. और आइस के नीचे यानी पानी के ऊपर क्या है, बर्फ है. बर्फ के नीचे क्या है, पानी है, समुद्र है, क्या है वहां, लेक है, बड़े बड़े लेक है. बिलीव दैट, हाँ साइंटिस्ट हैव. इट इज मोस्ट डेफिनेटली देयर इज इन द स्नो, इन द आइस, इन द लेक्स एंड स्ट्रीम्स अंडर द आइस. स्ट्रीम है, आइस के अंदर स्ट्रीम है. एंड इन द वाटर्स अंडर द आइस शीट, आइस शीट, और आइस शीट के अंदर जो
आपका वाटर है, इट इज द किंगडम ऑफ माइक्रोब्स, और वहां जीवों का अस्तित्व है। अब टीनी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस जल में टीनी, टीनी मतलब हुआ है वैसे जीव जिसको हम अपने खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और जब ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो उन्हें क्या मिला? दीज आर एक्सट्रीमली small, but an Antarctica researcher has calculated that the mass of living cells in Antarctica equals of exit of the all living creatures in the freshwater lakes, river and stream, where where on earth. पृथ्वी पर जो भी जीव प्राप्त होते हैं, जो भी जीव है, जो टीनी जीव है, उससे कम यहाँ नहीं है। यहाँ भी उतने ही जीव जो है आपके उस अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो टीनी माइक्रोस्कोप्स जो है, माइक्रोब्स जो है, जो टीनी बैक्टीरिया है, यहाँ आज भी उपलब्ध है। मोहित द मोस्ट इंक्विजिटिव of all asked Professor Gir, Antarctica is covered with ice. How would it matter if some of the ice melts here? वो लड़का कहता है, अग्रवाल जी कहते हैं कि सर अगर यहाँ का बर्फ जो है अगर पिघल जाए तो क्या होगा? प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं, प्रोफेसर ग्रीन कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग एंड रिमार्क। और प्रोफेसर ग्रीन जो है वो भूगोल वेता है, वो साइंटिस्ट है, वो बच्चे का प्रश्न सुन करके वो क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बड़ी है। वहाँ का बर्फ अगर पिघलेगा तो इसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पे पड़ेगा। मोहित, इट इज ट्रू दैट इट इज कॉन्टिनेंट हैज अ लॉट ऑफ आइस एंड ओनली 0.4% of Antarctica is covered by the ice. Moreover, in the winter, Antarctica doubles in size. वो कहता है 0.4 जो है आपका इसके ऊपर बर्फ जमा हुआ है, लेकिन जब विंटर आता है तो ये जो है, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र भी बर्फ से क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट अंटार्कटिका इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ मूविंग कॉन्टिनेंट। यही कारण है कि इसको मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। जब सितंबर का महीना आएगा तो ये बर्फ क्या हो जाता है? क्योंकि वहां जाने का सबसे अच्छा महीना कौन है? सितंबर है। और सितंबर के समय जाते हैं तो ये बर्फ जो है पिघल जाता है। यानी कि एक समय होता है कि वो दुगना हो जाता है, डबल में वो चेंज हो जाता है, अपने साइज का दुगना हो जाता है। The sea ice expand up to 20 million square kilometer of ice around a land mass. इसके 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बर्फ चारों तरफ क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। That is 1.5, यानी कि इसका जो क्षेत्र है, ये अमेरिका को देख रहे हैं ना? अब सोचो, अमेरिका का 1.5 गुना इतना बड़ा, इतने बर्फ जो है आपके यहाँ जम जाते हैं। 1.5 गुना अमेरिका के बराबर वहां बर्फ क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। हाँ, 2 ऑस्ट्रेलिया, 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर यहाँ बर्फ हो जाते हैं। 50 यूके वर्थ ऑफ आइस एरियाज, और यूनाइटेड किंगडम के 50 गुना। द आइस दैट द फॉर्म्स, इतने आइस जो है इसके चारों तरफ हो जाते हैं। द एंटायर ग्रुप सेट वाइड आई ट्राइंग टू लेट द फैक्ट सिंक इन। प्रोफेसर ग्रीन कंटिन्यू कमिंग बैक टू मोहित क्वेश्चन। और जो प्रश्न मोहित ने पूछा था, उस प्रश्न को जानने से पहले हम लोग ये जान गए कि इसके 1.5 गुना वहां बर्फ जमता है, और 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर और 50 यूके के बराबर यहाँ। अब इतना लैंड, इतना बड़ा लैंड को क्या करता है? ये कवर कर लेता है आइस। अब मोहित का प्रश्न ये था कि अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? मोहित क्वेश्चन, लूज ऑफ सी आइस कुड हैव वेरियड एक्सटेंसिव कॉन्सिक्वेंसेस सच एज कंट्रीब्यूशन टू कंटिन्यू आर्कटिक वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा
तो आर्कटिक गर्म होगा, एसिलेटेड कोस्टल, और ये बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस होगा, यानी कि पूरा ये पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा, बहुत तरह की दिक्कतें करेगी। इरोजन ड्यू टू, इरोजन मतलब क्या होता है? अपरदन। इंक्रीज वेब एक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑफ लार्ज प्रेडिकेटर लाइक पोलर बियर, seals that totally depend on sea ice cover, intensified mid-latitude storm tracks, and increased winter precipitation in western and southern Europe, less rainfall in the West America, American West। अगर यहाँ का बर्फ अगर पूरा गल जाएगा तो यहाँ पर जितने भी प्रेडिकेटर्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो यहाँ सरवाइव करने नहीं सकेंगे, उनका जीवन अस्त हो जाएगा, वो प्राणी इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा? साउदर्न यूरोप, प्रिसिपिटेशन इन साउदर्न यूरोप, ये बरसात का भी प्रभाव आपका साउदर्न यूरोप पे पड़ेगा। और लेस रेनफॉल, और जो रेनफॉल जो है अमेरिका में जो बारिश हो रहा है वो बारिश भी कम हो जाएगा। इवन द ज्योग्राफी टीचर्स वेर अमेज्ड आफ्टर लिसनिंग टू डेट, और यह सब प्रोफेसर ग्रीन के अनुभव को, उसके नॉलेज को सुन करके जो ज्योग्राफी के टीचर थे वो बहुत खुश थे, अमेज थे अंदर से, बहुत, उनको भी शायद उस बात की पता नहीं थी। वन ऑफ देम स्पोक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इन अंटार्कटिका इज 5 times as strong as anywhere else in the world. In the last 50 years, the continent has experienced a warming of around, यानी कि ये कह रहा है कि अंटार्कटिका का ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ा है? 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाने के चलते द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऑन अंटार्कटिका इज रैपिडली डिक्रीजिंग इट्स थिकनेस। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ कैसे पिघलता है? गर्मी से, तो इसका थिकनेस क्या होगा? कम होगा। बर्फ पिघलेगा तो क्या करेगा? वो पानी में तब्दील होगा, वाटर में, और कहाँ जाके मिलेगा? आपका सी में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका कॉल्ड सिग्ने, वहाँ एक वो क्या है? आइसलैंड है जिसका नाम है सिग्ने। द परमानेंट आइस कवर ऑफ इट्स लेग्स है डिक्रीज बाय मोर देन 45 इन द 60 years। और इंडस्ट्री, यानी कि औद्योगिक क्रांति जब पूरे विश्व में हुई, जिसके चलते पॉल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होने लगा, और 60 years के अंदर अंटार्कटिका का 45% जो है वो आइस है, जो वो क्या हो गया है? गल गया। वन ऑफ द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज राइजिंग सी लेवल, स्पेशली अगर यहाँ के बर्फ पिघलते हैं, बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र में जाएंगे। अगर वो समुद्र में जाते हैं तो जितने भी सी कोस्ट हैं, ये देख रहे हो ना, ये जितने सी कोस्ट हैं, यहाँ पॉपुलेशन सेटल्ड है, ये सभी पॉपुलेशन क्या हो जाएंगे? ऐसा कहा जाता है अगर ये अंटार्कटिका पिघल जाए तो विश्व के सबसे बड़े बड़े शहर समुद्र के किनारे हैं, वो सभी शहर क्या हो जाएंगे? समुद्र में डूब जाएंगे। Especially as most of the world great cities are located on the coast, Antarctica is the main region that sea levels are rising। और हम आज अनुभव कर रहे हैं कि सी लेवल्स राइजिंग, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। बहुत सारे द्वीप जो हैं वो क्या हो गए हैं? बहुत सारे द्वीप संकट में है, समुद्र बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर वो जमीन जा रहा है। एज दैट इज वेयर द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज लॉक्ड अप ice 1000 times more than the North Pole. Those 3 days in the white continent built up memories that would last forever in the minds of each of those who were there. The expedition was a huge success. Mohit and his friends managed to bring back, और ये यात्रा खत्म होती है। मोहित लोग वहां से अपना जब यात्रा खत्म करके जब आ रहे थे तो उन लोगों ने, बच्चों ने
30 केजी वहां से बर्फ का टुकड़ा लिया अंटार्कटिका से कि हम लेके चलेंगे अपने स्कूल में, अपने टीचर्स को दिखाएंगे। देयर टीचर्स एंड फ्रेंड बैक टू स्कूल। 5 liters melted but they were able to save the glacier water in sealed bags that the ice was kept in। उसमें से 5 किलो 5 लीटर क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन वो लोग 30 केजी लाए थे, 5 केजी खत्म हो गया तो कितना बचा, 25 केजी वो लोग अपने स्कूल तक लेकर के आए। द ग्रुप कम बैक विथ द आइडियलिस्ट that they can make a difference to growing threat of global warming in the positive manner। और वो अपने साथ ये बात सीख करके आए कि ग्लोबल वार्मिंग से हमको कैसे बचना है। हम यहाँ जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो हमारे पृथ्वी को गर्म करता है। अगर हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए और ये अंटार्कटिका जो है खत्म हो जाएगी तो पूरे ये समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं वो खत्म हो जाएंगे। एंड सो इट इज़ माई हार्टली रिक्वेस्ट, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आप कोई काम न करें। जैसे कि आपके अगल बगल कोई खरपतवार है तो उसको न जलाएं। हमारे यहाँ देखा जाता है एग्रीकल्चर में, जब गर्मी का दिन और धान काट लेते हैं जला देते हैं, गेहूँ काट लेते हैं जला देते हैं, धुआं कर देते हैं। बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं, उसमें से क्या नाम है, कार्बन निकलता है। गाड़ी हम चलाते हैं उससे भी कार्बन निकलता है। इससे हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो ये कंटिनेंट है अंटार्कटिका कंटिनेंट वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म हो जाएगा तो समझ लीजिए पृथ्वी की क्या हाल होगी। पृथ्वी के अगल बगल समुद्र किनारे जितने शहर हैं लगभग शहर जो है पानी में जलमग्न हो जाएंगे। ये हमारा चैप्टर है ए पीस ऑफ पीस, शांति का टुकड़ा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा समय